जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसको 2 भागों में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और इससे पहले की क्लास 6 और क्लास 7 की और क्लास 8 की सारी वीडियो इससे पहले की चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड हो गई हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आने लगेगा। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आदिवासियों पर अंग्रेजों ने शासन कैसे किया और वन क्षेत्रों पर कैसे अधिकार करके अपना प्रभुत्व स्थापित करके शासन किया, और आदिवासियों के कबीले को और इनके मुखियाओं पर अंग्रेजों के शासन से क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी थे ये दिकू और एक स्वर्ण युग की इनकी कल्पना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1895 में बिरसा नाम के एक व्यक्ति को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते हुए देखा गया। 1895 में बिरसा नाम का एक आदमी था, उसको झारखंड में छोटा नागपुर और जंगलों में घूमते हुए देखा गया था। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। बिरसा ने भी खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं, अर्थात दीकुओं का यहाँ पे अर्थ लिया गया है बाहरी लोगों से, दीको दीकुओं अर्थात बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। तो दीकू ने भी ये ऐलान कर दिया था कि उसको ईश्वर ने बाहरी लोगों से बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए ईश्वर ने उसे भेजा है। और लोगों का कहना था कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं और वह बीमारियों को दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेर को कई गुना बढ़ा सकता है, ऐसा लोगों का कहना भी था। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। आदिवासी समुदाय की महिलाएं, उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं, नदी को पार कर रही हैं। उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं हैं, आदिवासी समुदाय है, आदिवासी कबीले की महिलाएं हैं। डोंगरिया नामक आदिवासी समुदाय के कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी को पार कर रही हैं। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक आदिवासी समुदाय था। तो बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समुदाय है। मुंडा एक जनजातीय समुदाय है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी, अब बिरसा के समर्थन में जिनके पास लोग कहते थे कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं, सारी बीमारियों को दूर कर देते हैं और छोटी सी अनाज के ढेर को कई गुना बढ़ा देते हैं। और बिरसा ने भी ये ऐलान कर दिया था कि उसे द्वीपों अर्थात बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए लोगों को की रक्षा और द्वीपों अर्थात बाहरी लोगों से की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए उसे ईश्वर ने भेजा है, ऐसा बिरसा ने भी ऐलान किया था। तो बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, जिसमें संथाल और उराव भी शामिल थे। बिरसा के समर्थकों में दूसरे आदिवासी समुदाय के लोग, तो संथाल और उराव भी उसमें शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं को से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट हो रही थी, यानी कि अंग्रेजों के शासन के कारण इनकी जो परंपरागत जीवन शैलियाँ थी, इनकी जो सभ्यता संस्कार थे, वो इनके कारण, अंग्रेजों के कारण उनकी जीवन पद्धति, उनके सभ्यता संस्कार नष्ट होते दिखाई दे रहे थे और उनकी आजीविका खतरे में थी और धर्म उनका छिन्न-भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जा रहा है, दीकू अर्थात बाहरी लोग कहा जा रहा है। वह बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बनाया था?
अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस प्रकार बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। हम लोग इस अध्याय में ऐसे ही सवालों के विचार किया गया है। पिछले साल हम लोगों ने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। आदिवासी समाजों के बारे में पिछले साल ही हम लोग कक्षा 7 में ही पढ़ चुके हैं। ज़्यादातर कबीलों के रीति-रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति-रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। यानी कि अपने समाज में जो रीति-रिवाज ब्राह्मणों ने जो तय किया था, उनसे इनका रीति-रिवाज, आदिवासी कबीलों का रीति-रिवाज इनसे भिन्न था। ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित किए गए रीति-रिवाज से इनके कबीलों का, यानी इन आदिवासियों के कबीलों का रीति-रिवाज ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित किए गए रीति-रिवाज से काफ़ी भिन्न था। और इस समाज में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे, जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। ब्राह्मणों द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी, वो जाति पर, वर्ण पर आधारित बनाई गई थी। लेकिन इनके समाज में ऐसे गहरे सामाजिक भेद इनके समाज में, आदिवासियों के समाज में नहीं थे, और ये जाति आधारित समाजों में दिखाई देते थे। ऐसे इनके में भेद नहीं थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में जुड़े होते थे। आदिवासी समुदायों में सारे लोग कुटुंब के बंधनों, कुटुंब मतलब परिवार होता है, परिवार के बंधनों से बंधे हुए थे। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क नहीं था। कुटुंब के बंधनों से ये आदिवासी समुदाय से बंधे हुए थे, लेकिन इनके बीच में आर्थिक और सामाजिक फ़र्क भी था, आर्थिक और सामाजिक अंतर भी था। कुछ लोग ज़्यादा ताकत इकट्ठा कर लेते थे और कुछ उनके अनुयायी बन जाते थे, जिनको हम लोग आगे देखेंगे। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे? तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह-तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। 19वीं सदी तक की बात करें, 19वीं सदी तक की, यानी कि 1800 ईस्वी तक की यदि बात करें, तो आदिवासी समुदाय तरह-तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहा जाता है। जहाँ पे एक बार खेती कर लिया जाता है, तो वहाँ पे दोबारा फिर खेती नहीं किया जाता है। उसको छोड़ कर के फिर दूसरी जगह साफ-सफाई करके खेती किया जाता है। तो ये ऐसी खेती को झूम खेती या घुमंतू खेती कहा जाता है। तो कुछ लोग झूम खेती भी करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे-छोटे भूखंडों पर की जाती है। झूम खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे-छोटे भूखंडों, अर्थात छोटे-छोटे भूमि क्षेत्रों पर किया जाता है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे। जमीन तक धूप आए, इसलिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे, यानी कि पेड़ों की डालियों को काट देते थे, जिससे उनकी फसलों तक, जहाँ पे वो जिस भूमि में वो लोग खेती करेंगे, उस भूमि में यदि कोई वृक्ष हैं, और रहता ही था क्योंकि जंगलों में ये लोग खेती करते थे, तो जहाँ पे ये लोग खेती के लिए ज़मीन साफ़ करते थे, तो ज़मीन साफ़ करते समय वहाँ पे पेड़ों की डालों को काट दिया करते थे, जिससे वहाँ पर उस ज़मीन पर धूप आ सके। और ज़मीन पर उगी घास-फूस जलाकर साफ़ कर देते थे। ज़मीन पर जो घास-फूस उगी रहती थी, उसको इकट्ठा करके जला देते थे, और उसके बाद घास-फूस के जलने के पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। और उस जो घास-फूस जला देते थे, तो जब उसमें जो राख निकलती थी, तो उसको उसी ज़मीन पर, जहाँ पे खेती करना रहता था, उसी ज़मीन पर ये लोग छिड़क देते थे, क्योंकि इस राख में पोटाश होती थी। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, और उस जली हुई राख में पोटाश होती थी, तो उसको छिड़कने से ज़मीन पर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वह कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे। कुल्हाड़ों से वो पेड़ों को काटते थे, और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। ये लोग कुदाल से पेड़ों की टहनियों को कुल्हाड़ों से या कुल्हाड़ियों से काट करके ज़मीन को कुदाल से खुरच देते थे या गोड़ देते थे, और वह खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय
बस खेत में बिखेर देते थे और वो खेत में जोतते नहीं थे। जोतने के बजाय कुदाल से गोड़ देते थे और बीज रोपने के बजाय बीज जैसे धान की रोपाई होती थी इस तरह से वो लोग नहीं करते थे। बीज रोपने की बजाय बस उन्हें खेतों में बिखेर देते थे अर्थात छिड़काव बीज से वो बीज को छिड़क देते थे और उस पर कुदाल से खुरच देते थे यानी गुड़ाई कर देते थे कुदाल से। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वह दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जब एक बार ये लोग फसल काट लेते थे तो वहाँ से दूसरी जगह खेती करने के लिए चल पड़ते थे। इसी के लिए इनको घुमंतू खेती कहा जाता है या झूम खेती कहा जाता है। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई सालों तक पड़ती रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर यानी कि उत्तर पूर्व में और मध्य भारत की पर्वतीय मध्य भारत आता है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश या मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। ये लोग पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वी उत्तरी भाग में, भारत के पूर्वी उत्तरी भाग में और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों को की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। और इन आदिवासी समुदाय या कबीलों की ज़िंदगी जो थी, तो जंगलों में बेरोक टोक, इनको कोई रोकने वाला नहीं था जंगलों में और इनकी आवाजाही के लिए चाहे जंगलों में चाहे जहाँ आए जाएँ, कोई इनको रोक नहीं थी और ये चाहे जिस ज़मीन पर जंगल में खेती करें या जंगलों का कैसे भी इस्तेमाल करें, तो इनको कोई रोक टोक नहीं थी। पहले अंग्रेज़ों के पहले नहीं थी, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इन पर पाबंदियाँ कुछ लगाई थी, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। वह केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। ये लोग आदिवासी समुदाय कबीले केवल घुमंतू खेती ही करते थे या कर सकते थे। परती किसे कहा जाता है? यहाँ पे दिया गया है, परती कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। साल एक पेड़ होता था, एक वृक्ष या पेड़ होता है साल। महुआ महुआ की बात करें तो महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो महुआ याद रखिएगा, महुआ फल नहीं है, महुआ एक फूल होता है और इसे खाया जाता है महुआ को, या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है महुआ को। महुआ के बाद जब महुआ गिर जाता है, कुसली होती है उसमें, इसकी कुसली निकलती है उसके बाद और कुसली को फिर लोग जब पक जाती है, गिर जाती है तो उसको इकट्ठा करके फिर उसको सुखा करके उसका तेल निकाल करके फिर उसे अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। तो कुसली होती है जो बीज होता है इसका, कुसली बीज होता है ना कि फल होता है। महुआ एक फूल होता है महुआ, जिसे खाने के लिए, शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और कुसली का उसके बाद बीज होता है। कुसली का बीज, उससे तेल निकाला जाता है। महुआ में एक बीज होता है जिसको इकट्ठा करके फिर उससे तेल निकाल करके भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ शिकारी अर्थात कुछ शिकारी मतलब कि शिकार करने वाले थे, जो जानवरों का शिकार करते थे, और संग्राहक यानी कि संग्राहक का अर्थ है इकट्ठा करने वाले, यानी कि जंगली पदार्थों को, जंगली सामानों को, वन उत्पादों को इकट्ठा भी करते थे कुछ लोग। कुछ शिकारी थे और संग्राहक थे। कुछ शिकारी और संग्राहक यानी कि शिकार करने वाले और जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने वाले। संग्राहक मतलब कि इकट्ठा करने वाले। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय, आदिवासी समुदाय उड़ीसा में रहता था। खोंड समुदाय कहाँ से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। खोंड समुदाय उड़ीसा के जंगलों में टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था, यानी कि जो भी शिकार इनको मिलता था, जो भी शिकार इनके हाथ लगता था, उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। शिकार तो करते ही थे, लेकिन ये लोग, खोंड समुदाय के लोग उड़ीसा में के जंगलों में जो रहते थे, ये लोग टोली बना करके संयुक्त रूप से शिकार करते थे और शिकार से जो भी इनको मिलता था उसे आपस में बांट लेते थे और इसके साथ साथ ये जंगलों से मिले फल और
जड़ें भी खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। अभी हमने बताया महुआ में एक फूल होता है जिसे खाया जाता है और शराब बनाई जाती है महुआ की, और बीज भी होता है, महुआ के बीज से तेल निकाल कर के ये लोग इस्तेमाल करते थे महुआ के बीज का। और साल और महुआ के बीज का, साल के भी और महुआ के भी बीजों का तेल निकाल कर के ये लोग खाने में अपने इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करते थे, और इलाज के लिए इनको जंगली जड़ी-बूटियों का ज्ञान होता था। जंगली जड़ी-बूटियों का ही से ही अपना ये इलाज करते थे। उस समय इनके पास अंग्रेज़ी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती थी, तो ये लोग जंगली जड़ी-बूटियों का ही इस्तेमाल करके अपना इलाज करते थे, और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जंगलों से ये लोग जो भी जंगली उत्पादों को इकट्ठा किए रहते थे, जंगल के उत्पादों को, उसे स्थानीय बाज़ारों में लेकर के, वहाँ के नज़दीकी बाज़ारों में ले जाकर के बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती है, कपड़ों की रंगाई के लिए पलाश का इस्तेमाल किया जाता था। तो कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत जब भी होती थी उनको, तो वो एक खोंड समुदाय, जो उड़ीसा के जंगलों में रहते थे, ये खोंड समुदाय, आदिवासी कबीले हैं खोंड समुदाय, तो खोंड समुदाय के लोगों से ही संपर्क करते थे, जब भी उन्हें कपड़े की रंगाई के लिए कुसुम या पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी। हमारी तरफ पलाश के फूलों को छूल भी कहा जाता है, जो बहुत ही बढ़िया फूल होता है। इसे हाथे व रगड़िए तो बहुत बढ़िया कलर आता है। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है आदिवासी समुदाय की औरतों को। डोंगरिया कंध कबीले की औरतें हैं ये, डोंगरिया कंध कबीले की औरतें हैं। ये पंडानू की पत्तियाँ इकट्ठा करके ला रही हैं, और इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएँगी। ये लोग डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएँ हैं, आदिवासी समुदाय की। ये पंडानू की पत्तियाँ इकट्ठा करके ले जा रही हैं, और इससे पत्तलें बनाएँगी, जिस पर ये लोग भोजन करते थे। आज आज भी भोज वगैरह में कहीं-कहीं मिलते हैं, पेड़ के पत्तों के पत्तल मिलते हैं। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? यानी इन समुदायों को, इन आदिवासी समुदायों को चावल और अनाज कहाँ से मिलते थे? तो कई बार तो चीज़ों की अदला-बदली से काम चला लेते थे, यानी कि ये अपने जो इनके पास उत्पाद रहता था, जंगली उत्पाद, ये उनको दे करके अपने ज़रूरत की चीज़ें, चावल व अन्य अनाज ले लिया करते थे, और वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा भी लेना पड़ता था, और कई बार इनकी अदला-बदली सामानों से नहीं हो पाती थी, तो इनके पास जो भी कुछ थोड़ा बहुत आमदनी रहती थी, तो उससे ये लोग अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे, स्थानीय बाज़ारों से। उनमें से कई लोग आस-पास के गाँव में नौकरी भी करते थे, और इन आदिवासी समुदायों में, जंगलों में जो रहते थे, ये आस-पास का जो गाँव रहता था, उसमें जाकर के कुछ लोग नौकरी भी करते थे, और कोई बोझ ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी मज़दूर खेत मज़दूर थे, कई आदिवासी खेत मज़दूर थे, जो खेतों में काम करते थे आस-पास के गाँव में। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे, तो आदिवासियों को मज़दूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बैगा, इन आदिवासी समुदाय के लोगों के पास जब वन उत्पाद कम हो जाता था, तो ये मज़दूरी के लिए ये दूर-दूर इनको भटकना पड़ता था। लेकिन यहीं पे कुछ ऐसे समुदाय थे मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में, जो नौकरी करना इनके धर्म के विरुद्ध था। जैसे मध्य भारत के बैगा जनजाति कबीले के लोग थे। मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। ये लोग बैगा आदिवासी कबीले के लोग खुद को जंगल की संतान मानते थे, और औरों के लिए, यानी दूसरों के लिए काम करने से कतराते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। यानी कि यह आदिवासी समुदाय केवल जंगल के उत्पादों पर ही जीवित रह सकती थी,
मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। ये बैगा मध्य प्रदेश में रहते थे, मध्य भारत में। तो ये बैगा आदिवासी कबीले के लोगों के लिए मजदूरी करना अपमान की बात थी। जो चीज़ें आस-पास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फ़रोख्त भी करनी पड़ती थी। जो चीज़ें इनके आस-पास नहीं पैदा होती थी, उनके लिए इन आदिवासियों को सामानों को खरीदना और बेचना भी पड़ता था। इसी वजह से वो कभी-कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे, चूँकि इनके पास कुछ सामान नहीं रहते थे, तो इनको खरीदना भी पड़ता था। जिसके कारण ये व्यापारी यहाँ पे आते थे स्थानीय बाज़ारों में और ऊँचे दामों पर इनको वस्तुएँ बेचते थे और महाजन भी इनसे इनको कर्ज़ देते थे और मोटा ब्याज वसूलते थे। इस वजह से वो कभी-कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया, क्योंकि व्यापारी लोग इनको सामान बड़ा महँगा देते थे और सूदखोर महाजन भी इनको कर्जा जो देते थे, उस पर भारी ब्याज लेते थे, जिसके कारण इन आदिवासीय समुदाय के लोगों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया, जिसके कारण ये कर्ज और गरीबी में धँसते चले गए। लिहाजा ये आदिवासी समुदाय महाजनों और व्यापारियों को अपना बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबत की जड़ मानने लगे थे। यहाँ पे कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके दिए गए हैं इस चित्र में, जैसे गड्डी गड़ेरिया, गड्डी वन गुज्जर है, भोटिया है, अपाटनी निसी है, नागा समुदाय है, खासी है, रियांग, हजंग, संथाल, मुंडा, उराव, पराजा, बोंडा, कंढा, कोया, सुओरा, खोंड, ये सब आदिवासी समुदाय हैं। बैगास, मारिया, गोंड, बैगास, बंजारा, गोंड, सहरिया, भील, वान, गुज्जर, राठवा, बंजारा, कोया, बंजारा, गोंड, माला, इरूलर, ये सारे आदिवासी समुदाय हैं जो भारत के मानचित्र पर जिन्हें दिखाया गया है, जिन क्षेत्रों पर लिखा गया है, इन क्षेत्रों पर ये यहाँ पे रहते थे। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ जानवर भी पालते थे, कुछ कृषक और संग्राहक भी थे, जो शिकार और वन उत्पादों को इकट्ठा करते थे। कुछ आदिवासी, लेकिन कुछ आदिवासी जानवर भी पालते थे, कुछ जानवर भी पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समुदाय जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे, जो जानवर पालते थे, वे आदिवासी चरवाहे थे, जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। कुछ जानवर पालते थे जो चरवाहे थे और ये अपने मवेशियों को और भेड़ों के रेवड़ को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर आदिवासी कबीले के लोग और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदिवासी कबीले के लोग गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़ेरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल हम लोग इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक में। स्रोत एक यहाँ पे दिया गया है, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती थी? यानी कि जो विभिन्न समाज के लोग थे, ये आदिवासी समुदाय, इन लोगों को काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी इनकी नहीं थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और
मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। इन आदिवासियों समुदाय के लोगों में शिकारियों की ज़िंदगी एक ख़ास क्रम में इनकी चलती थी और औरत और मर्द के बीच में कामों का बँटवारे के हिसाब से चलती थी इनकी ज़िंदगी। मानव ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे एक जिनका नाम था वेरियर एल्विन। इन्होंने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल तक मध्य भारत के बैगा समुदाय और खोंड समुदाय के बीच खोंड समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहते थे और बैगा समुदाय मध्य भारत तथा मध्य प्रदेश के जंगलों में रहते थे। इनके बीच में ये ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे वेरियर एल्विन। इन्होंने ये 1930 और 1940 के दशकों में इनके बीच में इन समुदायों के बीच में यानी कि मध्य भारत के बैगा और उड़ीसा के खोंड समुदाय के लोगों के बीच में इन्होंने समय बिताया था। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारों को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं यानी कि मानव विज्ञानी एल्विन लिखते हैं जो इनके साथ कई सालों तक रहे हैं इनके बीच में। वे लिखते हैं कि चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे ठूठों को काटने जाती थी। चैत में जब सरसों कट जाती थी तो उसके ठूठे बचे रहते थे जिनको ये औरतें उन ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। पुरुष लोग बड़े-बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। पूरे शिकार पूरे चाँद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार जब पूरे चाँद की रात होती थी, तो उससे पहले ही शिकार शुरू होता था इनका। शिकार के लिए बाँस के फंदे का इस्तेमाल करते थे। शिकार के लिए ये लोग बाँस के पेड़ों के फंदे का इस्तेमाल करते थे और औरतें सागो, इमली और मशरूम को कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है, आदि फल बीनकर लाती थी। ये औरतें ठूठों को बीनती थी और औरतें सागो, इमली और मशरूम अर्थात कुकुरमुत्ता आदि के बीज बीनकर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें और कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य प्रदेश की बैगा औरतें। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगा का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। यानी कि मध्य भारत के आदिवासियों में बैगा आदिवासी कबीले के लोगों को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। आदमी लोग इन समुदाय के लोग शिकार पर जाते थे लेकिन शिकार गांव से ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुआर में कलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य विधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। बेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939। बेरियर एल्विन जो ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे, इन्होंने लिखा है बैगा 1939। और एल्विन की अप्रकाशित रचना जो प्रकाशित नहीं हुई है, अप्रकाशित मतलब प्रकाशित नहीं हुई है, एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोंड्स वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय व पुस्तकालय पर आधारित या स्रोत वन लिया गया है। यहाँ पे एक आदिवासी कबीले की औरत को दिखाया गया है। आदिवासी कबीले की संथाल लड़की है, संथाल कबीले की। तो ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की बिहार। 1946 का चित्र है। ईंधन की लकड़ी को एक संथाल आदिवासी कबीले की लड़की ईंधन की लकड़ी को ले जा रही है। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते थे। बेवड़ किसे कहा जाता है? तो बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बेवड़।
बेवड़ अभी हम लोग पढ़े थे ना, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए, घुमंतु खेती या झूम खेती भी कहा जाता है। तो बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता था शब्द बेवड़। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। कुछ लोग झूम खेती अर्थात घुमंतु खेती करते थे, लेकिन कुछ लोग एक जगह खेती भी करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। 19वीं सदी से पहले कई जनजातीय कबीले ऐसे थे जो एक ही जगह टिक करके, एक ही जगह रह करके खेती करने लगे थे। वे बार-बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे-धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। और ये लोग जो अस्थायी खेती करते थे एक जगह रहकर, ये लोग हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे-धीरे इनको जहाँ पे खेती करने लगे थे, ये धीरे-धीरे उनको उस ज़मीन का अधिकार भी मिलने लगे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी, यानी कि छोटा नागपुर के मुंडा जनजाति के लोगों में जैसे ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी, उसी तरह से बहुत सारे समुदाय ऐसे थे, आदिवासी कबीले जिनमें संयुक्त रूप से ज़मीनें सभी की होती थी, पूरे कबीले की वो ज़मीन होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था, जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ़ किया था। यानी कि उस कुल के सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था, जो उस जंगल में जाकर के वहाँ पे सबसे पहले साफ-सफाई किया था। उस ज़मीन को जो साफ़ किया था, वहाँ के बाद आने वाले को उस मूल निवासी की का वंशज माना जाता था और उनको वहाँ का अधिकार भी मिल जाता था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे। ज़मीन पर सबका अधिकार तो होता था, पूरे कबीले का अधिकार होता था, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे और कैसे जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे उसमें और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे, वो खेती नहीं करने के बजाय खेती ना करने के बजाय अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे, यानी कि जो भी तिहाई, चौथाई जो भी हिस्सा होता था, वो खेती दे देते थे, तिहाई या चौथाई या अधिया कह के। तो उनको खेती नहीं करना पड़ता था, जो भी लेता था उनकी ज़मीन को वो बोता था और फसल तैयार होने के बाद आधी या 1 तिहाई जो भी तय होता था, वो भूमि के स्वामी को दे देता था। ब्रिटिश अफ़सरों को खोंड और संथाल ब्रिटिश अधिकारियों को खोंड सॉरी ब्रिटिश अधिकारियों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह टिककर गोंड और संथाल लोग एक जगह टिककर खेती करते थे, जिसके लिए ब्रिटिश अधिकारियों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। क्योंकि ये लोग एक जगह रह कर के खेती करते थे, एक ही जगह रहकर निवास करते थे, जिससे अंग्रेज़ों को शासन चलाने में भी आसान रहता था, इनको कर वसूलने में भी आसान रहता था। इसलिए ये लोग इनको ज़्यादा सभ्य मानते थे, उन लोगों की बजाय जो लोग शिकारी संग्राहक होते थे या घुमंतू खेती करते थे, जो एक जगह से दूसरे जगह पर रहते थे, उनसे ज़्यादा सभ्य मानते थे इन लोगों को। जैसे गोंड और संथाल कबीले के लोग जो एक ही जगह रह कर के खेती करते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। जो जंगलों में रहते थे, अंग्रेज़ों के हिसाब से उन्हें अंग्रेज़ लोग जंगली और बर्बर मानते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है, ऐसा अंग्रेज़ों को लगता था। साथियों, वीडियो यहीं तक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। यहाँ से हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में ये अध्याय खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग 1857 का विद्रोह एक अगला अध्याय है, इसमें देखेंगे। और यदि आप लोग पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप पीसीएस दीजिए, सीटेट दीजिए या सुपर टेट दीजिए, तो सबसे अच्छी पुस्तक तो हमारे हिसाब से यही एनसीईआरटी ही होती है। तो इसको पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि अच्छा तैयार हो जाएगा।
इसलिए ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।